ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करांगे। आई थिंक 30-40 क्वेश्चन होर अगे डिस्कस करांगे। एक पेपर दे विच 150 क्वेश्चन आउंदे, सो कोशिश की जा रही है कि वीडियो लंबी ना बने तो शॉर्ट दे विच तुहानूं वीडियोज़ दे विच थ्रू आपां क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाइए। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आपां स्टार्ट करते हैं। अज दा अपना क्वेश्चन, कल 30 क्वेश्चन हो गए सीगे, सो अज आपां 30 तो अगे क्वेश्चन करन जा रहे हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन की है, इन अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम 31st क्वेश्चन, in a computerized accounting system the framework of the storage and the process of data is। हाँ जी, क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। कहता जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होंगे द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसैस ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, डाटा फ्रेमवर्क, इंफॉर्मेशन मॉडल या नन ऑफ अबव। हुण एक चीज़ इत्थे ध्यान देखो, कहता कि जिहड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन आ उन्होंने फ्रेमवर्क किया जा रहा, स्टोरेज ते प्रोसैस किया जा रहा। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर आ वो हैगा वा 31st दा ए, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। जिहड़ा भी प्रोसैसिंग हुंदी है डाटा या स्टोरेज हुंदा वो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट दे विच ही किया जांदा वा। सो सैकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजर कॉन्सैप्ट 11th का क्वेश्चन आ। बहुत सौखे क्वेश्चन आए हुए सी पेपर दे विच, बट देखण नूं क्योंकि इन्हां जिहड़े ऑप्शनस ने वो इन्ना टिपिकल कर दिंदे कि तुसीं कन्फ्यूज़ होकर गलत आंसर लगा दिंदे हो। इन मनी मेजर कॉन्सैप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता मनी मेजर कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंग आप की रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन। सैकेंड वन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन ओनली। थर्ड वन ऑल सेल परचेज एक्सपेंसिस एंड इनकम्स या ऑल ऑफ अबव। हुण ध्यान नाल समझो, इत्थे एक चीज़ क्लीयर हो जूगी कि जो तुसीं मॉनिटरी देखोगे तो नॉन मॉनिटरी देखोगे, दैट मीनस मनी मेजर कॉन्सैप्ट आप नॉन मॉनिटरी नहीं लेंदे, दैट मीनस एक ऑप्शन नहीं आऊगी। जे ए नहीं आऊगी तो ऑल ऑफ अबव नहीं होगा। सो इत्थों जिहड़ा इत्थों क्लीयर हो जाऊगा कि ऑल सेल परचेज एक्सपेंसिस इनकम्स हो सकता, बट ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ओवरऑल कनक्लूड करिए तो मनी इन्फॉर्मेशन ओनली। सो इसका राइट आंसर की है बी। क्लीयर। नैक्सट, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत बारी पढ़े भी होया, ये आप M.Com लैवल भी पढ़ते हैं, एक अपना स्पैसीफिक चैप्टर सीगा। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बच्चे ही कहते हैं अकाउंटिंग लगाते, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये गलत है, ना ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ही नॉलेज। राइट आंसर MIS। जिहड़ा MIS आ वो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, गल याद रखो। MIS अपना की है बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट, सो इसका राइट आंसर किया ए। नेक्स्ट 34th, अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट कैन बी टेकन टू ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू अ डिसीजन यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज़। ये बहुत सौखा वा क्वेश्चन समझन देखने के लिए कि सीक्वेंस ऑफ एक्शनस आप एक्शनस लेने किसी भी डाटा नूं आप यूजफुल इन्फॉर्मे दे विच कन्वर्ट करने के लिए। सो उस चीज़ नूं की कहने हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसैस, डाटा प्रोसैसिंग या ऑल ऑफ अबव। हुण एक चीज़ ध्यान नाल समझो, वो पुछ की रहा, वो ये नहीं कह रहा कि जिहड़ी आप डाटा नूं डिसीजन मेकिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन विच कन्वर्ट किया उस चीज़ नूं मतलब की निकल के आउंदा। वो कहंदा भी ये एक्शन किहड़े ने, सीक्वेंस ऑफ एक्शनस की गल कर रहा हो। सीक्वेंस ऑफ एक्शन मतलब जिहड़े एक्शनस हो रहे हैं उन्होंने की कहते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं कहते क्योंकि तो फाइनलाइज हो जाऊगा। ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग नहीं कहते, ठीक है जी। डाटा प्रोसैसिंग कहते हैं क्योंकि डाटा प्रोसैस हो रहा वा, सो डाटा प्रोसैसिंग कहते हैं। इसका आंसर की है बी। क्लीयर। आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन आप थोड़ा डिस्कस करांगे क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी होंगी और क्वेश्चन जो थोड़े डिस्कस होंगे ने। नैक्सट, द ग्राफिक मैथड ऑफ द मेजर्स मेजरिंग द डिस्पर्जन फ्रॉम द एवरेज। कहना जो आप ग्राफिकली किसी ग्राफिकल मैथड आ ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन फ्रॉम द एवरेज। एवरेज मीनस के थ्रू जो आप ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करते हैं तो वो कि थ्रू की जाती है, पाई चार्ट द्वारा, पाई ग्राफ द्वारा, पैराबोलिक कर्व द्वारा, लॉरेंस कर्व द्वारा या नन ऑफ अबव द्वारा। सो इसका आंसर की है, ध्यान ना समझो, इसका आंसर है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व द्वारा आप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द एवरेज नूं ग्राफिक मैथड के नाल प्रेजेंट करते हैं।
Next 36 question. The algebraic sum of deviation of a set of n values from the arithmetic mean is. क्वेश्चन पढ़ के देखो की कह रहा है. The algebraic sum of deviations of a set of n values from the arithmetic means is. The right answer is B, 0. ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ x ਮਾਈਨਸ x ਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਮਾਈਨਸ x ਬਾਰ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਹੈ ਨਾ, -3, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, -3 -2 -1. ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ -1 1 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 2 3. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 0. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ 0. ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਟ ਬਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਐਵਰੇਜ ਫॉर ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ. ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਬੈਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੋਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ. ਬੈਸਟ ਐਕੂਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ. ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ 38, ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੀਵਰੇਟ ਤੇ ਥਰਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਵੇਰੀਏਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ 38 ਦਾ B. ਨੈਕਸਟ, the difference between the actual value of the parameter of the population and the its estimate from the sample. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, F ਟੈਸਟ, T ਟੈਸਟ, Z ਟੈਸਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 10,000 ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. 39th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਐਂਡ ਅ ਸੈਂਪਲ ਮੀਨ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ sampling error. Next, in a negative skewness distribution order of a mean median mode. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, skewness ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ, ਔਰ ਜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮੀਡੀਅਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ. ਜਦੋਂ ਸਕਿਊਨੈਸ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ C. ਨੈਕਸਟ, ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ whose most values are dispersed to left or right of the mode is classified as a.
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਪਲੋਇਡ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਮੋਡਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਮੋਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਕਿਊਡ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕਿਊਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਕਿਊਡਨੈਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਕਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕਿਊਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, और ਇਹਦਾ आंसर सी ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ 42 ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਫ ਦ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਆਪਸ ਆਫ ਅ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਸੀ, 10,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ। ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ 100 ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਮੀਨ ਆ ਉਹ 99 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10,000 ਆ, ਕਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10,000 ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 10 ਦੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 9,000 8,000 7,000 6,000 4 2,000 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਕਲੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਈਦਰ A ਤਾਂ ਨਾਈਦਰ C B ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ, ਆਫਕੋਰਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ C। ਕਲੀਅਰ। 42 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, C। ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 43 ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਓਗਿਵ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ 11th 12th ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਰਜਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਰਜਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 12th ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸਕੇਊਨੈਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਕੇਊਨੈਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन 3 वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोचेस टू द अकाउंटिंग्स आर। हो सकता क्वेश्चन थोड़ा ना क्लियर होवे, थोड़े पिक्चर गलत आ गई। फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन 3 वाइडली एक्सेप्ट्स द अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। कहते किहड़े अप्रोचेस लईआं जांदियां? कैश बेसिस, एक्रूरल बेसिस या हाइब्रिड बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूरल बेसिस या मिक्स बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूरल बेसिस या मिक्सड बेसिस, और बोथ A एंड C। हुण ये बेसिक क्वेश्चन आ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ, ਐਕਰੂਰਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੀਨਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੀਨਸ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਨਾ ਟੋਟਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੋਟਲਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਰਡਰਿੰਗ
केस ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ 47 ਵੈਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਫੋਰਫੀਟਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਲ ਬੀ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ 47 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ A। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 48th question as per the schedule 14 of the Companies Act 1956 the assets has been classified under the major categories। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੈਡਿਊਲ ਫॉर 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵਟਐਵਰ। ਸੋ 48 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4 ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ C। 49 the amount set aside to meet the loss of all the bad debts is known as reserve ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 49th ਦਾ ਵਾ C ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ the debentures are shown in the balance sheet under the ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਅਕਰ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ ਜਾਂ ਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ 100% ਮੋੜਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਓਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਟੈਕਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਫਕੋਰਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D। so right answer is D clear। next the stability of the dividend policy means stability of the dividend policy ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏ 10,000 ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸੇਮ है ना कि सेम अमाउंट है जी डिविडेंड की हर साल दी जा रही है या एक्स्ट्रा डिविडेंड इज पेड इन एवरी ईयर या डिविडेंड विल बी पेड रेगुलर फॉर 2 or 3 times इन अ ईयर या देयर इज नीड नॉट बी मच वेरिएशंस इन द डिविडेंड पेमेंट ओवर द ईयर्स। हुण ध्यान नाल समझो देखण नूं लग रहा होगा देखो C क्लीयर आ भी C आंसर नहीं हो सकता क्योंकि स्टेबिलिटी की गल आ गई इत्थे एक्स्ट्रा डिविडेंड की गल आ गई इत्थे 2 or 3 टाइम्स की गल आ गई। सो मैनूं लगदा भी B आंसर नहीं हो सकता। हुण बच्चे की कन्फ्यूज होणगे कि स्टेबिलिटी आ तां सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड बट इत्थे जिहड़ा आंसर आ बच्चे वो D आ क्योंकि वो गल कर रहा कि उहदा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की गल कर रहा डिविडेंड पॉलिसी की गल कर रहा हो। सो पॉलिसी की आ देयर इज नीड नॉट बी मच वेरिएशन क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग मतलब असीं आप पॉलिसी की बनाने ठीक है डिविडेंड जाई जा रहा वा कोई समस्या नहीं आ रही अपने जो एक शेयर होल्डर्स ने या डिवेंचर होल्डर ने हैप्पी ने। सो आपां नूं वो पॉलिसी बनाई है क्यों आपां नूं कोई लोड़ नहीं क्योंकि पॉलिसी एक साल के लिए नहीं बनती नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बनती है। सो इत्थों भी आंसर क्लीयर हो सकता कि अपना जो आंसर है वो D होगा क्लीयर। आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी बिना टाइम वेस्ट किए। नैक्सट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर द CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी अपने जिहड़े ये चैप्टर ये ग्रैजुएशन प्लस M.Com दे विचों ये अपना टॉपिक लिया होया वा CAPM उहदे विच आ जांदा वा जे तुसीं उहनूं डीपली एनालाइज करोगे तो उहदे विच डिटेल्स दे विच आपां इस चीज़ नूं पढ़दे हां। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर द
कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। सो कैपिटलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कहना किस चीज़ की लोड़ नहीं पैंदी आपां नूं जदों आपां कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल नूं कैलकुलेट करते हैं। बीटा फैक्टर की जरूरत पैंदी आ, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की फैक्टर पैंदी आ, रिस्क की भी गल पैंदी आ। सो राइट आंसर की है इहदा बच्चे, जिस किस चीज़ की आपां नूं लोड़ नहीं पैंदी, नॉट रिक्वायर्ड सी। ये गल ध्यान रखो, नॉट रिक्वायर्ड पूछा उन्हें, नॉट रिक्वायर्ड। सो राइट आंसर इज सी। जे तुसीं इस टॉपिक में पढ़िया होगा तो थोड़ा यह कॉन्सैप्ट क्लीयर होगा। सो नैक्सट, द प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स 1.30, वट डज इट मीन। हुण देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स आ, ये आप कैपिटल बजटिंग के अंदर पढ़ते हैं, अपने मैथड्स होंगे ने, है ना, नैट प्रेजेंट वैल्यू, अपना रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स आप उत्थे पढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स अपनी हमेशा 1 के बराबर होंगी है ना। सो इसका आंसर की होगा, पढ़ के देखो। NP इज़ लेस दैन 0, नो। द पे बैक पीरियड इज़ मोर दैन 1 ईयर, नो, ये भी आंसर नहीं गा। सो राइट आंसर इज़ द प्रोजेक्ट रिटर्नस 1.30 फॉर एवरी ₹1 इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। असल में क्वेश्चन तो ही मेन आंसर क्लीयर हो गया सीगा जे तुसीं ध्यान नाल पढ़ो। अ प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स ऑफ ₹1.30। सो ये कहना भी जे आप ₹1 इन्वेस्ट करांगे तो प्रोजेक्ट के आपको 1.30 फॉर अ एवरी, मतलब ₹1 इन्वेस्ट करने के पिछे आपको ₹1.5 आपको वापस आ रहा। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स में इस चीज़ को डिफाइन करता वा। सो राइट आंसर इज सी। क्लीयर। ये चैप्टर जो तुम पढ़ोगे सारे मैथड्स को बराबर रख के इन्हों डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा क्लीयर हो जाऊगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडैक्स का यह आंसर क्यों आया, पे बैक पीरियड का क्यों नहीं आया। क्लीयर। सो इसका आंसर की है सी। नैक्सट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कहना कि स्टेटमेंट गलत आ। आपको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कहना द ओनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कॉरपोरेशन। ओनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर पर्सनली लायबल, कहना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जो कोई भी लाइबिलिटीज़ आ तो वह पर्सनली लायबल होंगे उस चीज़ के लिए। नैक्सट आप अगे पढ़ते हैं, हजे आप सही या गलत नहीं दसते। फाइनैशियल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनैशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनस एंटिटी डिसीजन मेकिंग। यस, कहना फाइनैशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट की होंगी कि वह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया डिसीजन मेकर के लिए भी आप बिजनस करना, अपन प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, कितों लॉस हो रहा। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइनैशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनैशियल स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आप उतों इन्फॉर्मेशन चकते हैं स्टेटमेंट्स के विचों ते डिसीजनस लैंदे ने। सो ये की हो गया, ये ट्रू हो गया। सो इनू नहीं आप आंसर लेना, आपको पूछा गया फॉल्स कि इन्फॉर्मेशन है। नैक्सट, अकाउंटिंग इज द इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट मेजर्स द बिजनस एक्टिविटीज़, प्रोसैस द इन्फॉर्मेशन इन टू अ रिपोर्ट्स और कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द डिसीजन मेकिंग। ऑफकोर्स ये भी सही है कि वो कहना भी अकाउंटिंग जी इन्फॉर्मेशन है वो की कर दी है, बिजनस एक्टिविटीज़ मेजर कर दिया, रिपोर्ट तैयार कर दिया, फिर कम्युनिकेट कर दिया कर ली डिसीजन मेकिंग के लिए। सो ये भी ट्रू है। नैक्सट, द पर्पस ऑफ द फाइनैशियल अकाउंटिंग इज टू बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल आउटसाइड द यस, आप क्रेडिटर इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये भी ट्रू है। सो गलत जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो यही है। क्यों गलत है? कहना ऑनर्स आ जो ऑनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर पर्सनली लेवल ऑफ ऑल द डेट्स ऑफ द कॉरपोरेशन, नो पर्सनल लेवल नहीं होंगे। सो जी ऑर्गेनाइजेशन वैसे क्या जाता कि कंपनी के मालक अलग अलग ने, जिमें रिलायंस कंपनी अलग आ और अंबानी अलग आ, ये आपस एक नहीं गए। जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ आ वो अंबानी दी लाइबिलिटीज़ नहीं है, थोड़ा क्लीयर होना चाहिए। कंपनी द सैपरेट लीगल एंटिटी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल। 56 इसका आंसर की है बच्चे, कहता केड़ा नॉट अ कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, थोड़ा क्लीयर होना चाहिए। आप ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी। सो राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग अ प्रिजनर फॉर अ डिस्काउंट ऑन द क्रेडिटर्स। ये थोड़ा क्लीयर होना चाहिए। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऑफकोर्स ये अपने अंदर आउंदा कंसीडर करते हैं आप अंदर, है ना। अमोरटाइज इंटेंजिबल एसेट्स भी क्लीयर करते हैं कंसीडर। प्रोवाइडिंग अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स डेटर्स भी कंसीडर करते हैं। की नहीं करते, डी आंसर है ये बेसिक जहा क्वेश्चन। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज अ ऑक्सिलरी ऑफ द ट्रेड्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया सीगा। हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर की है सोच के देखो। 57 का आंसर देखो, वेयर हाउस आउंदा वा एड्स ऑफ ट्रेड, है ना। ये की है एड्स ऑफ ट्रेड। जो तुम इन्हू याद रखो तो अकाउंट अपने कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर ही है एड्स ऑफ ट्रेड। इंश्योरेंस भी आता, ट्रांसपोर्टेशन भी आता, की नहीं आता, माइनिंग नहीं आता। सो राइट आंसर इज ए। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करैक्टराइज द बिजनस एक्टिविटी। केड़ी चीज़ है जी बिजनस एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं की। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैगा वा, बिना गुड्स एंड सर्विस तो अपने बिजनेस एक्टिविटी किमें कंप्लीट हो जू, सेल भी हैगी आ, प्रेजेंस ऑफ रिस्क भी हैगा। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासीफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देखो कितने सौखे सौखे क्वेश्चन है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हैगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के देखो, यस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का प्रॉफिट अपना हैगा, प्रोडक्टिविटी भी हैगा। सो राइट आंसर इज डी, क्लियर। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू द, business risk is not likely arise due to the change in a government policy, employee dishonesty, good management or power failure। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चन है not likely arise आ गया, ਜਦੋਂ not ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्वेश्चन ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ business is not likely to arise due to, ਕਹਿੰਦਾ business risk ਕਦੋਂ arise ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ environment change ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਿਸਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪਲੋਈ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਪਾਵਰ ਫੇਲਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਕਲੀਅਰ। ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ, ਰਿਸਕ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, कहना किहड़ा फंक्शन नहीं गा कमर्शियल बैंक्स का, ये भी ध्यान देखो क्वेश्चन सौखा जिहा वा। डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट करते हैं, चैक फैसिलिटीज़ अपना बैंक का पार्ट है, रिमिटेंस ऑफ द फंड्स हैगा वा। सो कलैक्टिंग इन्फॉर्मेशन अपना जिहड़ा कमर्शियल बैंक का पार्ट नहीं गा। नैक्सट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चो क्वेश्चन आता बच्चे है ना। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अपना किहड़ा पार्ट नहीं गा, होल लाइफ पॉलिसी हुंदी आ वा, ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सोच के देखो, यस जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी होंगी, एनुटी पॉलिसी भी होंगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर की मतलब नहीं पार्ट है 62 का जो आंसर है बच्चे वो की है डी, याद रखियो। वैसे तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप हेल्थ देखा, आप कहेंगे तो होंगे ही होंगे, बट ये हेल्थ इंश्योरेंस अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर नहीं कंसीडर किया जाता, याद रखियो। CWC इज रिलेटेड टू द वेयर हाउस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म की है CWC की जी फुल फॉर्म आ सी सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, क्लियर, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, सी आंसर है इसदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग आउटसोर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज आउटसोर्सिंग। हाँ, आउटसोर्सिंग होंदा क्या, पहली गल तो मतलब जो अपने को कंपनियां आप बाहरों लोग अपॉइंट कर लेने, उन्होंने कहते आउटसोर्सिंग है ना, जिमें कहने भी आप आउटसोर्सिस तो काम करवा लिया। सो उस चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्स सर्विसेज ओनली इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज अ सर्विस बोथ कोर एंड नॉन कोर। restrictions only to the contracting out of the non-core business process, and D is none of above. So right answer is C. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰ ਐਂਡ ਨॉन ਕੋਰ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 65, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज। हाँ जी, कहना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर आप किहड़ी चीज़ नहीं लेंदे। सो बिना टाइम वेस्ट किए सौखे जी क्वेश्चन ने आप 11th तुसीं बुक दे विच अपनी 11th की बुक्स दे विच भी ये क्वेश्चन देख सकते हो, इन्ना सौखा क्वेश्चन चक के पाया है इन्होंने। 65 का जिहड़ा राइट आंसर है बच्चे वो की आ नेट बैंकिंग ट्रांसफर। देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज, राइट आंसर की है सी, क्लियर। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेम एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैरो दैन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉडर दैन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अंदर कि जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वड्डी है या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वड्डी है। हुण इत्थे एक चीज़ ध्यान नाल समझो, जी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी दी है। सो सेम एज लीगल तो है नहीं, नैरो नहीं गी, नैरो नहीं गी। सो राइट आंसर इज ब्रॉडर दैन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़्यादा वा, आप लीगल कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिया, अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, पर ओवरऑल सोसाइटी के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना, अपनी आपको वधिया क्वालिटी से गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने, दिस इज कॉल्ड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंट साफ रखना, सो इट्स अ ब्रॉडर दैन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट 67, विच आर द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर द इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहना विच आर द फॉलोइंग अलोन, कहना कि अलोन कैन इंश्योर द इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर की होगा, कि चीज़ है कि इकली ही
मतलब इफेक्ट करती है प्रोग्राम नूं, मतलब इहदा आंसर होगा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप लैवल मैनेजमेंट कमिटमेंट है कि जो कि पूरा इफेक्ट करती है पूरी बिजनेस एंटरप्राइजेस के प्रोग्राम्स नूं वटएवर उहदे अंदर जो भी एथिक्स रूल एंड रेगूलेशनस होंदे ने। नैक्सट बर्ड्स इन द हैंड आर्गूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ, ये तुसीं मॉडल्स पढ़ के जाने, इन्हां चों क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इन्हां दे विच जिहड़ा डिविडेंड पॉलिसी के अंदर किहड़ा मॉडल नूं आपां बर्ड्स इन द हैंड ऑफ आर्गूमेंट्स, ये किहड़ा मॉडल सी, किहने कहा सी, गॉर्डन ने कहा सी, वॉल्टर ने कहा सी, MM मीनस मोदी MM मॉडल ने कहा सी, या ट्रेडिशनल व्यूज सीगे। सो 68 का जिहड़ा राइट आंसर है बच्चे वो की आ गॉर्डन मॉडल के ये गल हुई सी कि बर्डन इन द हैंड ऑफ आर्गूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पॉलिसी ये मैथड्स जरूर पढ़ के जाओ, डिविडेंड पॉलिसी के जिन्ने भी मॉडल्स ने उन्होंने पढ़ के आओ और डीपली पढ़ के जाओ। नैक्सट द कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द, कैपिटलाइजेशन के अंदर की होंगे टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटलाइज मीनस कैपिटल रेज करना है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर की गल करनी इतने। हाँ, सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, नो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी तो अपना की बन जाता वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, कि आप करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी लवांगे, नो। शेयर कल्ली शेयर होल्डर इक्विटी आऊगी, नो। आप की आउंदा लॉन्ग टर्म डेट्स जिन्हें भी आ प्रेफर्ड आ या कॉमन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स। क्लीयर, आई होप थोड़ा ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट लास्ट क्वेश्चनस आप कर लिया 69th। कैपिटल बस्टिंग प्रोसैस इज यूज्ड फॉर, कैपिटल बस्टिंग प्रोसैस कल लिए यूज होंगी है डिविडेंड डिसीजन मेकिंग दे, नो। वो डिविडेंड पॉलिसी वो अंदर आ जाता डिविडेंड के अंपर डिविडेंड पॉलिसीज डिविडेंड मॉडल वो अंदर आप जो उपर पढ़े आ डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर आप पढ़े ने मॉडल वो हैल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल बस्टिंग नहीं यूज़ किया जाता, वर्किंग कैपिटल की गल आ जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द डिसीजनस, नो। कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करता कैपिटलाइजेशन, आ देखो ऊपर ही लिखा है कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करता। आप कह दें कि आह इस तरीके की कैपिटल होनी चाहिए, इक्विटी इन्ने होनी चाहिए, प्रेफरेंस इन्ने होनी चाहिए। बट कैपिटल बस्टिंग आ कि आप किस टाइम के आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आप लॉन्ग टर्म के बेनीफिट हो। सो राइट आंसर इज ए। क्लीयर, लास्ट क्वेश्चन अज द 71, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस ओवर EPS, EPS ओवर मार्केट प्राइस, इशू प्राइस ओवर EPS, EPS ओवर इशू प्राइस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, बहुत बार रिपीट होया है मेरिटोरियस पेपर 2014 भी ये क्वेश्चन आया सीगा। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है बच्चे वो की आ मार्केट प्राइस ओवर EPS, फिर अपना ਜਿਹੜਾ प्राइस अर्निंग रेशियो का यह फॉर्मूला वा। क्लीयर, आई होप थोड़ा ये चीज़ समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच, आई होप थोड़ा ये वीडियो चंगी लगी होगी। नैक्सट वीडियो के अंदर आप नैक्सट क्वेश्चन करांगे। जो तुम इन्होंने वीडियोज़ में लाइक कर रहे हो शेयर कराया करो, लाइक कराया करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लैस यू ऑल।